साथियों, बात बुधवार की है। बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन होता है। यहाँ पुलिस और सुरक्षा सुरक्षा बलों के साथ में कुछ झड़पें होती हैं और लोगों के मारे जाने की खबर हेडलाइन बनती है। भाजपा ऑफिस और सीआरपीएफ की गाड़ी के अंदर आग लगाने की खबरें आती हैं। ये तस्वीरें हैं जिसमें भाजपा कार्यालय पर टका हुआ जो झंडा है उसको उतारते हुए प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं। फिर बाद में इसी कार्यालय के अंदर आग लगाने की खबर आती है। इसी तरह से सीआरपीएफ की वैन में यहां पर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। घटना कहां से शुरू होती है, इसके पीछे सोनम वांगचुक की कहानी है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सोनम वांगचुक, जिन्हें थ्री इडियट फिल्म के अंदर रैंचो के किरदार से प्रेरित बताया जाता है, या फिर ये कहिए कि रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित बताया जाता है। कहा जाता है कि सोनम वांगचुक, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पेशे से मतलब पढ़ाई में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और हाल ही में प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे अवार्ड से 2018 में सम्मानित हुए हैं। ये कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट की शुरुआती तस्वीर सितंबर 10 की आपके सामने है, जब आपने आमरण अनशन भूख हड़ताल के रूप में शुरू किया। ये उनके डे 1 की तस्वीरें हैं। आप लद्दाख में प्रोटेस्ट पर थे और आपने 35 दिन के प्रोटेस्ट का सोचा था। आपको यहां पर प्रोटेस्टर्स साथ में दिखाई दे रहे हैं। आप हर दिन अपने प्रोटेस्ट के अपडेट डेट वाइज डालते चले जा रहे थे कि मैं प्रोटेस्ट में बैठा हूं और मेरे साथ प्रोटेस्ट में यहां पर कुछ पूर्व सैनिक शामिल हैं, युवा शामिल हैं, और ये याद दिलाना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि हमारी आपसे कुछ कमिटमेंट्स थी, आपकी हमसे कुछ बातें थी, वादे थे, आपने उन्हें पूरा नहीं किया है, आप उन्हें पूरा कर दीजिए। आपने लद्दाख के लोगों से, लेह लद्दाख के लोगों से कुछ वादे किए थे, आप उन्हें पूरा कर दीजिए। 2019 में जब इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो हमारे साथ में जो नुकसान हमारा हुआ या फिर जिस तरह से हमारे साथ वादे किए गए थे उन्हें पूरा करिए। ऐसा कहते हुए सोनम वांगचुक हर दिन अपने अनशन को लीड करते हुए चल रहे थे। दिन बीत रहे थे, दिन के साथ साथ इनकी तबीयत भी डेटोरिएट हो रही थी और इनके साथ में जो साथ में लोग उतरे थे आमरण अनशन भूख हड़ताल के लिए, उनकी तबीयत में भी दिन पे दिन बिगड़ाव देखा जा रहा था। 23 सितंबर की आप यहां पर खबर देखते हैं, जहां पर ये अपनी बात को लिखते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे साथ में लोग जुड़ें और अपनी बातों को आगे लेकर जाएं। इनकी आफ्टर ऑल ऐसी क्या डिमांड थी जिनके लिए इन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी? आप लद्दाख को 6th शेड्यूल में डलवाना चाहते हैं। इनकी प्रमुख जो मांग है उसमें यह है कि लद्दाख को एक तो पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, पूर्ण राज्य के अलावा 6th शेड्यूल में इनको सुरक्षा दे दो, संवैधानिक सुरक्षा। अब ये 6th शेड्यूल क्या है इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बना दो और सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती करो। ये 4 प्रमुख मांगे लेकर के ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 10 सितंबर से 35 दिनों की भूख हड़ताल पर जब ये बैठे तो इनके साथ 15 लोग थे। उनमें से 2 लोगों की तबीयत मंगलवार शाम को खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इस आंदोलन को लीड कर रही संस्था लद्दाख एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया कि भाई इतने दिन से भूख हड़ताल पर लोग बैठे हैं और ऐसे में आप लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि कल शाम को जब उनके साथ बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी तो यहां पर जो प्रदर्शनकार जो लोग थे इनके साथ में, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन का मांग कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भीड़ जुटाई जाती है। आंदोलनकारियों के द्वारा मंगलवार की रात को लद्दाख बंद बुलाने का आह्वान किया जाता है। लोगों से लेह हिल काउंसिल पहुंचने की अपील की जाती है। इसका असर भी दिखता है, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होना शुरू होते हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झगड़े और प्रदर्शन मतलब झड़प होना शुरू होती है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ती है। पुलिस की गाड़ियों को बदले में पत्थर सहने पड़ते हैं। ये क्लैश की तस्वीरें हैं आपके सामने, जिस समय पुलिस जो लेह के अंदर है उसके साथ 6th शेड्यूल की मांग कर रहे लोग बहस कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं, आज की हैं, और ये बता रही हैं कि कैसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। यहां पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ को सड़कों पर देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी किस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस की तरफ, सुरक्षा बलों की तरफ और बीजेपी मुख्यालय की तरफ, वो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं बीजेपी के मुख्यालय और वहां जाकर उसे आग लगा देते हैं। तस्वीरों में यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने किसी एक प्रयोजन के साथ इस प्रदर्शन को एक दिशा दे दी थी। लेकिन जब यह जानकारी बाहर आती है तो वांगचुक अपने इस
हिंसक प्रदर्शन होने के कारण आंदोलन को वापस ले लेते हैं और नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि मैं हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहता था। ऐसे में उन्हें अपनी तरफ से लोगों को यह कहा कि भाई मेरे साथ जो लोग खड़े थे, चूंकि वो घायल हो गए थे, मतलब बीमार हो गए थे, तो उनके कारण लोग हिंसक हो गए, लेकिन ये मेरी चाहत नहीं थी। ऐसे में मैं अपने इस आंदोलन को यहीं रोकता हूं। तो इन्होंने अपनी तरफ से एक संदेश जारी किया और इन्होंने बताया कि हम ये काम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। वर्ष 2019 में जब से जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी में बदला, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनकर आए, तब से लेकर के ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि लेह लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दे दो। हर साल ये इसी तरह के प्रोटेस्ट में उतरते हैं, लोग इनके समर्थन में आते हैं। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं, आप 2023 का भी न्यूज़ देख सकते हैं, 2024 की भी। इनके द्वारा लगातार इस बात की मांग होती रही है कि लेह लद्दाख को अलग से ट्रीटमेंट मिले। अब कहानी क्या है, उसकी कहानी भी सुन लीजिए। असल मायने में जब जम्मू कश्मीर का 2019 के अंदर स्टेटहुड गया और यूनियन टेरिटरी में उन्हें बदला गया, तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी, एक जम्मू कश्मीर थी और एक लद्दाख थी। तो लद्दाख नामक जो यूनियन टेरिटरी बनी, उसके अंदर 2 प्रमुख जगह थी, एक का नाम कारगिल था, एक का नाम लेह था। ये जो कारगिल नामक जगह है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है। कारगिल के अंदर शिया मुसलमान रहते हैं और जो लेह वाला क्षेत्र है, यहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यहां मुस्लिम और यहां बौद्ध। शुरुआती समय पर जब ये पूरा राज्य एक हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का इस कारगिल के जो लोग हैं इनके साथ में, जम्मू कश्मीर का जो ये क्षेत्र है बाकी वाला, इनका कारगिल के लोगों के साथ थोड़ा इमोशनल कनेक्ट हुआ करता था। लेकिन ये वाला जो कारगिल क्षेत्र जो शिया बहुल है, चूंकि ये वाला क्षेत्र सुन्नी बहुल है, तो इसे एक तरह से अलग करके सरकार ने यूनियन टेरिटरी बना दिया और इन दोनों के हितों को एक साथ ही ट्रीटमेंट देने का निर्णय लिया। फिलहाल उठ रही मांग में लेह के अंदर जो बौद्ध हैं वो चाहते हैं कि इनका जो पूरा क्षेत्र है, इसके लिए एक अलग लोकसभा सीट हो और कारगिल के लिए एक अलग लोकसभा सीट हो। ये दोनों संयुक्त रूप से सिंगल सीट के रूप में कंसीडर ना हो। दूसरी मांग इनकी ये है कि यहां तो आपने विधानसभा दे दी, इस क्षेत्र के अंदर लोगों के पास स्थानीय रूप से खुद को प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर तो बाकायदा उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। इस क्षेत्र को तो अब फिलहाल के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं मिल रहा, क्योंकि इस क्षेत्र में पॉपुलेशन कम है। लेकिन पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन ये जिस जगह है, यहां पर उत्तर में चाइना बैठा है, पश्चिम में पाकिस्तान बैठा है, ऐसे में इस क्षेत्र का स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत है। तो यहां के लोगों का मानना है कि यहां पर जनता को शासन में इन्वॉल्व किया जाए और उनके इन्वॉल्वमेंट पर सरकार का तर्क हमेशा से यह रहा है, चूंकि ये इतना मायने रखती है जगह, इसीलिए इसे सीधा केंद्र के कंट्रोल में होना चाहिए, सीआरपीएफ द्वारा नियंत्रित होना चाहिए और यहां पर बिल्कुल जैसे उपराज्यपाल बिठाए हुए हैं, वैसे ही उपराज्यपाल यहां इस जगह को मॉनिटर करने चाहिए। ठीक है, लेकिन सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि आप यहां पर जो लोग रहने वाले हैं उन्हें अपना ऑटोनॉमस राज्य दे दीजिए। किस तरह का ऑटोनॉमस? जैसा शेड्यूल 6 में 4 राज्यों को दिया हुआ है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सवाल बड़ा यह है कि ये किस तरह का राज चाहते हैं? यूनियन टेरिटरी में रहते हुए ये राज चाहते हैं या राज्य बना के अपना एक राज चाहते हैं? उस पर भी हम चलते हैं। तो कुल मिलाकर 370 के बाद ही, हटने के बाद ही लद्दाख में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और डिमांड उठी कि यहां पर 6th शेड्यूल के अंदर इस क्षेत्र को डाल दिया जाए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है? हमारे देश के अंदर जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध संविधान के अंदर किए गए हैं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में। संविधान की अनुसूची 6 यानी शेड्यूल 6 के अंदर 4 राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रहने वाले ट्राइबल्स को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे मेघालय के अंदर गारो खासी जैंतिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई गई हैं। ऐसे ही मिजोरम के अंदर चकमा और लाई बनाई गई है, लाई बनाई गई है और मारा बनाई गई है। त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा ट्राइबल बनाया गया है और असम में दीमा हसाओ, कार्बी और बोडोलैंड। ये चारों जगह, जो चारों राज्य हैं, इनमें एक चीज कॉमन है और वो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये क्या होती हैं? आसान भाषा में समझिए, ये राज्य के भीतर क्षेत्र जो जनजाति क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, उन ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोगों की
अपनी एक कमेटी समझिए, जिसमें वहीं के लोग डिसाइड करते हैं कि इस काउंसिल में कौन बैठेगा, जस्ट लाइक पंचायत समिति के सदस्य, कुछ वैसे। लेकिन इनके पास इस क्षेत्र में जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कंट्रोल किसके पास होगा, वो रिसोर्सेज कौन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, ये इन सब चीजों पर नियंत्रण रखते हैं। आसान करता हूं, आसाम के अंदर मान लीजिए या मेघालय के अंदर मान लीजिए कि खासी हिल के अंदर कोई माइंस निकल आई, तो माइंस को एक्सट्रैक्ट अगर आप करना चाहते हो तो आपको इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से भी पूछना होगा। आसान इस तरीके से इसको ऐसे समझिए, लद्दाख में ये जो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, ये चाहते हैं कि लद्दाख को भी शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए। तो चलिए, सवाल तो समझ में आया कि ये शेड्यूल 6 में डालना चाहते हैं। तो अब सवाल यह भी बनता है कि शेड्यूल 6 में डालने के बाद इन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिल जाएगी। इसके बाद में ये यहां के संसाधनों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। कौन से संसाधन? तो अब इसकी कहानी सुनिए। हो क्या रहा है कि लद्दाख में बहुत बड़ा एरिया डेजर्ट का है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, ये गर्म डेजर्ट है। लेह लद्दाख के अंदर सूखा डेजर्ट है, लेकिन वो ठंडा डेजर्ट है। डेजर्ट सूखे ही होते हैं, लेकिन जहां डेजर्ट है क्या, जहां बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती हो साल भर में। तो राजस्थान में जहां है वहां हीट भी है, लेकिन लेह लद्दाख में सूखा और ठंडा डेजर्ट है। उस ठंडे डेजर्ट में लेकिन सूरज की जब रोशनी आती है तो वो बहुत तेज आकर पड़ती है, और उस सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी पैदा करने का प्लान डेजर्ट में चल रहा है। जैसे राजस्थान में बड़ा सारा एरिया सोलर पार्क बन चुका है, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक राजस्थान में जिस तरह से बन चुके हैं, ऐसे ही लेह लद्दाख के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर भी सोलर पार्क बनाने की सरकारी कवायद चल रही है। इन लोगों का मानना है कि इनके जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में यहां के जो लोग रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं लद्दाख के, वो अपने मवेशी चराते हैं, कैटल्स चराते हैं। ऐसे में उनके लिए वो क्षेत्र बचेगा ही नहीं, पास्चर लैंड नहीं बचेगी, क्षेत्र नहीं बचेगा तो मवेशी कहां चरेंगे। ऐसे में इन संसाधनों पर लोकल लोगों का कंट्रोल होना जरूरी है। इसलिए ये लगातार शेड्यूल 6 में एक प्रमुख कारण से इस मांग को रखते हैं। और भी कई कारण है। इनका कहना है कि सरकार इन क्षेत्रों को विशेष बड़े उद्योगपतियों को दे रही है, बिल्कुल वैसे जैसे राजस्थान के अंदर टाटा, अंबानी, अडानी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी सोलर में है वो सब आकर के क्षेत्र ले रही हैं। तो बोले ऐसे इन क्षेत्रों को भी ये प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दे दो, हम डिसाइड करेंगे कि किसको जगह देनी है। तो उम्मीद है कि ये 6th शेड्यूल वाला पॉइंट समझ में आया हो, जो केवल 4 राज्य आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को मिला हुआ है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा, क्या ट्राइबल्स केवल इन्हीं या जनजाति केवल इन्हीं 4 राज्यों में रहती है? जी नहीं, ट्राइबल्स ऐसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर पूरी तरह ट्राइबल्स ही हैं। लेकिन फिर भी सरकारों ने इन्हें शेड्यूल 5 में रखा हुआ है। शेड्यूल 6 केवल 4 ही राज्यों के कुछ विशेष क्षेत्रों को मिला। पूरा आसाम भी शेड्यूल 6 में नहीं आता है, उसके कुछ क्षेत्र आते हैं। ठीक है साहब, लद्दाख वाले इन्हीं 4 राज्यों की तरह जिनमें ट्राइबल्स हैं, वैसा खुद के लिए यही वाला सिस्टम चाहते हैं कि हमें भी लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिले। अब जब सवाल इस तरह का है तो सवाल बनता है कि भाई अल्टीमेटली दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां है कि इन्हें दे क्यों नहीं दिया जाता, लद्दाख को 6th शेड्यूल में क्यों नहीं डाल दिया जाता? तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि इसको करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो क्या संविधान संशोधन इतना मुश्किल टास्क है? नहीं, सरकार चाहे तो यह कर सकती है। दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत यह है कि इस तरह का अधिकार फिर हर राज्य जहां पर जनजातियां हैं वहां पर हर जगह इस तरह की चीजें होने लगेंगी। जनजातियां सामान्यतया जंगल के क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां माइंस एंड मिनरल्स बहुतायत में है। जनजातियां ऑब्वियसली वो वाले क्षेत्र हैं जहां पर वन है, वनवासी हैं जनजाति। ऐसे में जहां वन है वहीं पर माइंस और मिनरल्स भी कोइंसिडेंशियली पाए जाते हैं। ऐसे में कानूनी रूप से उन्हें यह अधिकार होगा कि वो उन क्षेत्रों से माइन और मिनरल्स को निकालने नहीं देंगे, और जब नहीं निकालने देंगे तो देश के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। माइन और मिनरल नहीं निकलेंगे, इसी चिंता को सरकार ने बहुत सारे राज्यों में फील किया। जैसे मणिपुर के लोग भी लंबे समय से चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल 6 में डाल दिया जाए। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये भी चाहते हैं कि 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। और तो और ट्राइब्स तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भी बहुत से राज्यों में है। यहां पर भी ये डिमांड उठने लगेगी, झारखंड में उठने लगेगी, उत्तर छत्तीसगढ़ में उठने लगेगी कि हमारे ट्राइबल एरियाज को, इन क्षेत्रों को आप इसमें डाल दो। इससे दिक्कत क्या होगी? सरकार के लिए एक बार संविधान में संशोधन बहुत सारे राज्यों में सेम प्रकार का आंदोलन खड़ा कर देगा। अगर वो यहां पर लद्दाख के लिए यह बात मान जाते हैं तो वो अन्य राज्यों में भी होते हुए इस प्रोटेस्ट को देखें
देखते हैं, आप आसान भाषा में समझिए। जो आज हमारे यहाँ पर रेड कॉरिडोर कहा जाता है, रेड कॉरिडोर का मतलब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और थोड़ा बहुत हिस्सा नीचे आंध्रा का, जहां पर नक्सलाइट्स पाए जाते हैं, नक्सलवाद पाया गया। जहां पर नक्सलवाद का शुरुआती कारण यह दिया गया था कि ये लोग जंगलों को नहीं हटने देना चाहते थे, क्योंकि ये जंगल से प्रेम करते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उन जंगलों के नीचे माइनर मिनरल्स थे, सरकार उनको निकालना चाहती थी और ये लोग उनको निकलने नहीं देना चाहते थे। हालांकि इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए, बाहरी इन्फ्लुएंस भी इन्वॉल्व हुआ और धीरे धीरे ये आतंक की तरह एक बड़ी दिक्कत भारत की बन गया था। तो ऐसे समय पर अगर संविधान में ऐसी स्थिति बनती है तो फिर बहुत सारे क्षेत्रों में यह मांग उठने लगेगी और वो देश के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर देगी संवैधानिक रूप से सरकार के लिए, कि वो संविधान के इन एजिटेशंस को दबा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल 6 में लद्दाख को डालने से डर क्यों रहे हैं, मैंने आपको वो बता दिया। एक लद्दाख की बात नहीं है, उसका असर कहां तक पड़ेगा उसकी बात है। तो ये कारण है जिसकी वजह से सरकार इन चीजों से बच रही है। लेकिन इन ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनका मानना है कि नहीं, हमारी मांग सर्वोपरि है, इसे मानिए, और अगर नहीं मानोगे तो हम ये हरकत कर देंगे। जो हुआ ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनने से पहले रोकी जा सकती थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा था, इन्हें 6 अक्टूबर को सरकार ने इनवाइट किया था बातचीत के लिए। ये 21 सितंबर की न्यूज है, 6 अक्टूबर का इनको टाइम मिला था। तो फिर ये एजिटेशन क्यों हुआ, ये प्रदर्शन क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल बन रहा है। जब इन्हें सरकार ने इनवाइट किया था और इनके साथ लंबे समय से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बातें चल रही हैं कि आपके लोगों के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए लोकल रिजर्वेशन कैसे हो, स्थानीय लोगों को रोजगार में कैसे लाया जाए, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए क्या कुछ किया जाए, इसके लिए लगातार बातें चल रही हैं। लेकिन ये अचानक भड़की हिंसा ने सरकार को सोचने पर विवश कर दिया। क्या सोचने पर विवश कर दिया? क्योंकि कुछ समय पहले नेपाल में जो हुआ, जैन जी के द्वारा प्रोटेस्ट हुए, शुरुआत में प्रधानमंत्री को छोड़कर भागना पड़ा और वहां पर छात्रों के द्वारा सत्ता का निर्माण कर दिया गया। इस पर हमने प्रॉपर सेशन भी किया, नेपाल के अंदर सत्ता बदल गई, हमने जानकारी दी। यह चर्चा जब नेपाल में शुरुआत में हुई सितंबर के अंदर, हमारे देश की राजनीति में 18 सितंबर तक पहुंचते पहुंचते लीडर ऑफ अपोजिशन के ट्वीट पर छाने लगी, भाषणों में छाने लगी। उनको उम्मीदें जगने लगी कि हमारा देश का जैन जी कुछ कर सकेगा, जो नेपाल में कर गया, जैसे बांग्लादेश में कर गया, ऐसे हमारे देश में भी करेगा। 18 तारीख को इन्होंने जैन जी शब्द को अपनी तरफ से हाईलाइट किया और आज जो सोशल मीडिया पर ट्वीट्स चल रहे हैं उसमें जैन जी जैन जी जैन जी ही जैन जी दिखाई पड़ रहे हैं। जैन जी जैन जी जैन जी ने ये कर दिया, जैन जी ने सत्ता उखाड़ फेंकी, और कई प्रोटेस्ट ऐसे निकल कर आए जिसमें यह कहा गया कि सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन करके जैन जी जाग चुका है, जैन जी पलटा मार सकता है, सरकार को उखाड़ फेंक सकता है। मतलब जहां बातें ना हो वहां भाजपा दफ्तरों को फूंक दो, इस तरह की मांग की जाने सोशल मीडिया पर लगी। तो यह अपने आप में एक तरह की उकसावे की कार्रवाई के रूप में नेशन वाइड देखा गया। यही कारण है कि बीजेपी इस मामले में अब तक, जहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस मामले को देख रहा था, बीजेपी इस मामले को लेकर आ गई कि देखो ये करवाने वाले लोग कौन हैं और ये चाहते क्या है। और हुआ क्या? बीजेपी ने क्या एलिज किया, उन्होंने क्या देखा कि इस पूरी घटना के अंदर एक कांग्रेस का पार्षद इन्वॉल्व है और उस पार्षद का नाम इन्होंने निकाला गया, स्टांगिंग सेपांग करके एक नाम से व्यक्ति आया। कहानी क्या है? तो यहां पर ये जो तस्वीरें बाहर आई, अमित मालवीय जी जो सोशल मीडिया संभालते हैं, बीजेपी का आईटी सेल संभालते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट के थ्रू जानकारी दी कि ये एक व्यक्ति है जिसका नाम कुछ तो है स्टांगिंग सेपांग करके, ये कांग्रेस का काउंसलर है और उसने इस पूरे आंदोलन के अंदर इस तरह की आगजनी करवा करके बीजेपी मुख्यालय को फुकवाने का काम किया, लोगों को उकसाने का काम की कराती है। जब सोनम वांगचुक से पूछा जाता है कि साहब आपके यहां पर कांग्रेस के द्वारा इस तरह का काम करवाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस का लद्दाख में कोई ज्यादा जनाधार नहीं है, इतना नहीं है कि 5000 लोग उनके कहने पर हाजिर हो जाएं। तो बोले ऐसा उनके द्वारा नहीं हो सकता, ये आंदोलन में थे, इनको पता नहीं, पता भी था कि क्या नहीं था, ये तो खैर आप सुरक्षा एजेंसी पूछेंगे इनसे। लेकिन कुल मिलाकर के इस आंदोलन में राजनीति एंट्री कर गई। शुरुआत में सोनम वांगचुक का आंदोलन जिस तरह से चला आ रहा था, लद्दाख के प्रति एनवायरमेंट की हिफाजत के साथ साथ शेड्यूल 6 में आकर के क्षेत्र की सुरक्षा से लेकर के हिमालय की सुरक्षा से लेकर के, जिसके चलते इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अब उसमें चूंकि राजनीति एंट्री कर गई, 4 लोगों की मौत हो गई, 70 के करीब लोग घायल हो गए, तो अब यहां पर राजनीतिक विचारधारात्मक विवाद जो है वो ज्यादा बड़ा स्थान लेगा। देखना होगा कि किस तरह से केंद्र इस विषय को डील करता है। चूंकि ये अति संवेदनशील जगह है, समझने की बात यह है कि चूंकि ये अति संवेदनशील जगह है, और संवेदनशील से मेरा मतलब है कि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना बैठा हुआ है,
तो केंद्र को भी चाहिए कि इस मामले को, केंद्र को और विपक्ष को भी चाहिए कि इस मामले को अति संवेदनशीलता के साथ हैंडल किया जाए। ऐसा ना हो कि हमारी इस देश के इस भूभाग के अंदर हुए अनरेस्ट का दुश्मन लाभ उठा ले जाए। ये अति संवेदनशील विषय है। केंद्र के द्वारा बकायदा 10 पॉइंटर्स जारी करके अपनी द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो सब बता दिए कि हमने किस किस तरह से हाई पावर्ड कमेटी बनाई, हमने किस तरह से सारे की सारे अब तक मीटिंग की, हमने महिलाओं के लिए अब तक क्या क्या प्रावधान रखे, महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की बात करी, साथ में हमने ये भी बता मतलब कि बकायदा प्रेस अभी 10 बजे थोड़ी देर पहले ही ये पूरा की पूरा इन्होंने ब्रीफ नोट डाला है जिसमें उन्होंने सारी बातें कही कि हम लोग किस किस तरह से सारे काम कर रहे हैं। खैर, ये जो हुआ ये दुखद था। अब आगे आवश्यकता है कि प्रदर्शन कभी भी हिंसक ना हो। मांग रखनी है तो हमारे संविधान के अंदर अपनी बातों को रखने के लिए बैठकर बातें रखने का, अनशन करने का अधिकार है, कानूनी रूप से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कानून को हाथ में लेना किसी भी तरह न्यायोचित नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।